तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम कंप्लीट करेंगे एडियाबेटिक प्रोसेस और इसे हम कम्प्लीटली कवर करने वाले हैं, ठीक है, सारे फॉर्मूले के साथ। तो शुरू करते चलो। तो पहला बात, एडियाबेटिक प्रोसेस होता क्या है? ये वो प्रोसेस है जिसके अंदर हम लोग हीट को चेंज नहीं कर रहे होते हैं। डन। सो लिख देते हैं, इन दिस टाइप ऑफ प्रोसेस वी आर नॉट चेंजिंग द अमाउंट ऑफ हीट। तो अभी आपको सोच में आया होगा भाई कैसे, तो इसको पहले समझते हैं। डन। अब देखो, अब तुम्हारे पास एक पिस्टन है, क्योंकि भाई इस चैप्टर में एंडिंग में हम पूरा पिस्टन से ही बात करेंगे, तो यहाँ से ही पिस्टन शुरू कर देते हैं। हमारे पास एक सिस्टम है। डन। इस सिस्टम के अंदर गैस भरा हुआ है। अब देखो, जब इसके अंदर गैस भरा हुआ है तो ये मैंने लगा दिया इसके ऊपर एक पिस्टन। डन। एक और सिस्टम देखो, पहले इसको समझते हैं फिर एक और बना लेंगे। अब ये जो पिस्टन है ना, अभी इसके अंदर इनिशियली आपका क्या रहा होगा, कुछ प्रेशर, कुछ वॉल्यूम, कुछ टेम्परेचर रहा होगा। मान लेते इनिशियली इसके पास अभी इस बड़े कंडीशन में क्या है, P1 V1, मतलब इसका प्रेशर मान लेते कि 10 पास्कल्स इसमें, और आपका वॉल्यूम है जाके मान लेते हैं कि आपका बहुत ज़्यादा वॉल्यूम दिखा रहा है, तो मान लेते हैं कि 30 मीटर क्यूब का वॉल्यूम है। अब जब मैं इसको कंप्रेस करूँगा, जब मैंने इसको यहाँ तक कंप्रेस कर दिया, तो असल में मैंने क्या कर दिया, पिस्टन को डाउन किया। अब देखो इस केस में इसका प्रेशर कितना हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया। पहले अगर 10 था तो अभी कितना हो गया होगा, प्रेशर बढ़ चुका होगा। दैट इज़ मान लेते कि 30 हो चुका है आपका प्रेशर यहाँ पे, 30 पास्कल्स। वॉल्यूम क्या हो गया, बहुत ही कम हो गया। वॉल्यूम मान लेते कि 10 मीटर क्यूब हो गया। वॉल्यूम कम हो चुका है ना। अब देखना, अभी जैसे ही मैंने इस पिस्टन को नीचे डाउन करवाया, तो क्या इसके अंदर टेम्परेचर राइज होगा? ऑब्वियसली। आप बोलोगे हाँ भाई कर रहे हैं तो टेम्परेचर राइज ऑब्वियसली होगा, टेम्परेचर राइज होगा। और जैसे ही टेम्परेचर राइज होगा यहाँ पे, तो इसमें से क्या हो जाएगा, कुछ हीट बाहर निकलना चाहेगा ना, कुछ हीट बाहर निकलेगा। लेकिन इसके अंदर जो हीट का जनरेशन हुआ है ना, वो कैसे हुआ है, देखो पहले यहाँ पे ज़्यादा वॉल्यूम था गैसेस के पास, तो उसके अंदर हीट था, लेकिन वो हीट उतना विजिबल नहीं था। लेकिन जब इसको कंप्रेस कर दिया गया तो अभी भी हीट उतना ही है, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा क्यों दिखा रहा है, क्यों? क्योंकि इतने अमाउंट ऑफ वॉल्यूम के लिए ये जो हीट है वो ज़्यादा दिखा रहा है। मतलब ये हीट हमें विजिबल दिख रहा है। पहले क्या था, कम था। पहले वॉल्यूम ज़्यादा था तो हीट उतना ही था, हीट कंटेंट उतना ही था, लेकिन ज़्यादा वॉल्यूम था इसलिए हमें विजिबल नहीं दिख रहा था। लेकिन जब हमने इसको कंप्रेस किया तो यहाँ पे क्या हो गया, वॉल्यूम कम हो गया। उस कम वॉल्यूम में ये हीट हमें ज़्यादा शो कर रहा है। और जैसे ही यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑब्वियसली इसमें से हीट बाहर निकलना चाहेगा, लेकिन वो हीट क्या है, स्टार्टिंग में जो हीट था वही हीट यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ टेम्परेचर बढ़ने के कारण वो हीट बाहर निकल रहा है। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि एडियाबेटिक प्रोसेस में आपका हीट बाहर ना निकले। तो पहला यहाँ पे बात आ जाता है कि हम लोग यहाँ पे वॉल क्या यूज़ करेंगे। फिर हम यहाँ पे वॉल क्या यूज़ करेंगे कि हीट बाहर ना निकले, ये हीट बाहर ना निकले, इसके लिए हम वॉल क्या यूज़ करेंगे। तो एक ही वॉल बचता है, वो है एडियाबेटिक वॉल। तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, एडियाबेटिक वॉल लगाएंगे। तो इससे फ़ायदा क्या हो जाएगा, जैसे हम इसको कंप्रेस करेंगे, देखो हीट पहले जितना था अभी भी उतना ही है, लेकिन टेम्परेचर राइज के कारण ये हीट बाहर निकल रहा है सिस्टम में से। अगर हम एडियाबेटिक वॉल लगा देंगे तो क्या वो हीट बाहर निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा। तो ये बन जाएगा हमारा क्या बोला, एडियाबेटिक प्रोसेस। अब एडियाबेटिक वॉल क्या होता है, इंसुलेटर वॉल होता है असल में। अब इंसुलेटर होता है, इंसुलेटर है तो हीट बाहर नहीं निकलेगा, तो अंदर में ही रहेगा। तो इस केस में हमारा प्रोसेस क्या बन जाएगा, एडियाबेटिक प्रोसेस बन जाएगा। अब मैंने असल में यहाँ पे क्या किया था, कंप्रेशन किया था। लेकिन वॉल कौन सा यूज़ किया, एडियाबेटिक वॉल यूज़ किया। इसकी वजह से कंप्रेस करने पे टेम्परेचर तो बढ़ा, लेकिन हीट बाहर नहीं आ पाया। तो एक कौन सा कंप्रेशन हो गया आपका, एडियाबेटिक कंप्रेशन। इसी तरह आप चाहे तो एक्सपेंशन को भी समझ सकते हो। अब देखते हैं एक्सपेंशन के लिए एक बार। ये हमारे पास इनिशियली ए था वॉल्यूम, ये मैंने रखा पिस्टन, इनिशियल पिस्टन है, ठीक है। इसके अंदर ये रहा मेरे गैसेस। इसके अंदर देखो इनिशियली इसको कंप्रेस करके रखा गया है, तो यहाँ प्रेशर बहुत ज़्यादा रहेगा। आपका प्रेशर मान लो कितना है, 30 पास्कल्स है, और आपका वॉल्यूम क्या है, बहुत ही कम है, 10 मीटर क्यूब का वॉल्यूम। अब जैसे ही मैं इस पिस्टन को एक्सपैंड करूँगा ना, अब जैसे ही मैं इस पिस्टन को एक्सपैंड करने वाला हूँ, तो अब क्या हो जाएगा, अब इनिशियल देखो इसके अंदर अगर इनिशियली अगर 10 जूल ऑफ हीट था, तो ये हीट देखो यहाँ पे कम वॉल्यूम था तो हीट विजिबल था। जैसे ही यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा ना, जैसे यहाँ पे वॉल्यूम में गैसेस ज़्यादा वॉल्यूम ले लेगा, अब देखो यहाँ पे पिस्टन हमने पीछे मूव कर लिया है, तो प्रेशर क्या हो गया होगा, कम हो गया होगा। प्रेशर 10 पास्कल हो गया मान लेते हैं। अब वॉल्यूम कितना हो गया होगा इस केस में, जब पीछे मूव कर लिया तो गैसेस का वॉल्यूम बढ़ गया होगा, अभी 30 मीटर क्यूब हो गया होगा। लेकिन हीट पहले यहाँ पे जितना था उतना ही तो हीट अभी भी उतना ही है ना।
जब हमने इसको खींचा तो पहले अगर इसके लिए, अगर छोटा वॉल्यूम के लिए हमें हीट ज़्यादा विजिबल हो रहा था, लेकिन इस बड़े वॉल्यूम में हमें वो हीट विजिबल नहीं होगा, तो हमें क्या दिखेगा कि भाई इसका टेम्परेचर कम हो रहा है, इसका टेम्परेचर कम हो रहा है सिस्टम का। लेकिन अगर टेम्परेचर कम हो रहा है तो सराउंडिंग में से क्या होगा, हीट अंदर आना चाहेगा। लेकिन हम क्या चाहते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो हम इसको, इस वॉल को कैसा वॉल बना लेंगे, अभी फिर से बना लेंगे इसको एक इंसुलेटर वॉल बना लेंगे। जब इंसुलेटर वॉल बन जाएगा फिर अंदर में कोई हीट अंदर नहीं आ पाएगा, मतलब एडियाबैटिक वॉल रख देंगे तो कोई हीट अंदर नहीं आ पाएगा। अगर हीट अंदर नहीं आएगा तो प्रोसेस क्या बन जाएगा हमारा, एडियाबैटिक। और हमने यहाँ पे क्या किया था, एक्सपेंशन। तो कौन सा एक्सपेंशन बन जाएगा आपका, एडियाबैटिक एक्सपेंशन बन जाएगा। यहाँ तक हमें समझ आया। तो यहाँ पे हम एक पॉइंट नोट कर लेंगे कि एडियाबैटिक प्रोसेस में हम कौन सा वॉल यूज़ करते हैं, इन एडियाबैटिक प्रोसेस वी यूज़ कौन सा चीज़ यूज़ करते हैं, कौन सा मतलब वॉल यूज़ करते हैं, वी यूज़ एडियाबैटिक वॉल। इसका मतलब कौन सा वॉल हो गया, वो इंसुलेटर टाइप का है। यहाँ तक हमें समझ आता है। अब देखो, अब ये जो कंप्रेशन या फिर जो आपका एक्सपेंशन है ना, बहुत ही सडन किया जाता है, मतलब बहुत ही फास्ट प्रोसेस होता है। सो दिस इज़ ए वेरी फास्ट प्रोसेस। तो आपका जो एडियाबैटिक प्रोसेस होता है ना, वो क्या होता है, वेरी फास्ट होता है। वही जगह हमने आइसोथर्मल पढ़ा था, वो क्या होता है, बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है। तो अभी देखो, कंप्रेशन और एक्सपेंशन का ग्राफ बनाते हैं। हमेशा हम लोग इस चैप्टर में ग्राफ कैसा बनाएंगे, पी और वी के साथ बनाएंगे। अब देखना, अब ये हमारा इनिशियली हम क्या कर रहे थे, कंप्रेस कर रहे थे ना, इनिशियली कंप्रेस कर रहे थे। तो पहले हमारे पास वॉल्यूम क्या था, मतलब पहले हमारे पास वॉल्यूम 30 था, तो यहाँ पे 30 था, और प्रेशर क्या था, बहुत ही कम था, प्रेशर 10 मान लेते, तो यहाँ पे कहीं रहा होगा। उसके बाद हमने क्या किया, इसको कंप्रेस किया, तो इसका वॉल्यूम क्या हो गया, वॉल्यूम कम हो गया, प्रेशर क्या हो गया, बढ़ गया, तो मतलब ऐसा कहीं आया होगा। लेकिन ये बहुत ही सडन था, तो एक ग्राफ पता है कैसा बनेगा, एक ग्राफ आपका बनता है एकदम सडन वाला ग्राफ बनता है। डन। अब देखो, तो मैंने यहाँ पे क्या किया था, वॉल्यूम को कम कर रहा था ना, मैं इस तरफ जा रहा था, वॉल्यूम कम कर रहा था। ये कौन सा प्रोसेस था, कंप्रेशन का प्रोसेस था। तो एक ग्राफ किसका बना, एडियाबैटिक कंप्रेशन का ग्राफ बन गया ये वाला। उसी तरह आप चाहे तो एक्सपेंशन का भी ग्राफ बना सकते हो। एक्सपेंशन का इसका उल्टा था। एक्सपेंशन में हमने क्या देखा था, रेड वाले से लिखते, तो एक्सपेंशन में हमें क्या देखा था कि इसका उल्टा कर रहे थे। पहले क्या था, पहले हमारा वॉल्यूम कम था, पहले वॉल्यूम यहाँ पे कम था, फिर क्या हो गया था, वॉल्यूम हमने ज़्यादा कर लिया था, तो ये रेड वाला क्या हो गया आपका, एडियाबैटिक एक्सपेंशन का। डन। अब देखो, मैंने यहाँ पे जगह कुछ क्यों छोड़ा, अब समझते हैं। अब इसमें जो देखो, अगर आपको याद होगा, आइसोथर्मल का भी ग्राफ मैंने ऐसे ही बनाया था, एडियाबैटिक का भी ग्राफ मैंने ऐसे ही बनाया। तो पता कैसे करोगे कौन सा एडियाबैटिक है, कौन सा आपका वो है, आपका कौन सा एडियाबैटिक है और कौन सा आपका आइसोथर्मल है। तो यहाँ देखो, मैं फिर से ग्राफ बनाता हूँ पी और वी का। अगर आप देखते हो ना, ये देखो, ये एक ग्राफ बनाया मैंने और ये एक ग्राफ बनाया। डन। दोनों पी और वी का ग्राफ है। अब अगर यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले बताओ, मैंने इस तरफ आया था तो एक कंप्रेशन एक एक्सपेंशन है। देखो वॉल्यूम क्या हो रहा है, कंटिन्यूस वॉल्यूम बढ़ रहा है ना, तो एक एक्सपेंशन है। अब देखो इस एक्सपेंशन में अगर आप देखो, इस कर्व का स्लोप को देखो, इसका स्लोप क्या है, कम है, इसका स्लोप क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो याद रखना, एडियाबैटिक का हमेशा स्लोप बहुत ज़्यादा होता है। स्लोप क्यों ज़्यादा है, क्योंकि सडन प्रोसेस है ना, इसलिए सडनली स्लोप चेंज होता है, बहुत ज़्यादा स्लोप चेंज होता है। तो ऊपर में क्या है, स्लोप कम है, तो ऑब्वियसली ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन का है, क्योंकि इसमें स्लोप कम है। अब इसका स्लोप देखो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा स्लोप मतलब क्या बन जाएगा आपका, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। तो अगर हम एक नोट लिखना चाहें तो हम एक नोट में क्या लिख सकते हैं कि आइसोथर्मल और एडियाबैटिक का दोनों के ग्राफ क्या बन जाता है, सेम बन जाता है। बट इसमें इंपॉर्टेंट क्या होता है, जो आपका एडियाबैटिक प्रोसेस होता है, उसमें स्लोप क्या होता है, स्लोप इज़ वेरी हाई। और वही जब आपका आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस में स्लोप क्या होता है, स्लोप थोड़ा बहुत कम होता है, मतलब उतना ज़्यादा स्लोप नहीं होता, स्टीपी नहीं होता जितना एडियाबैटिक में होता है। अगर दो ग्राफ एक साथ बनाया हुआ है तो आप ये देख के पता करते हो कौन सा आइसोथर्मल है और कौन सा एडियाबैटिक एक्सपेंशन है। और इसी फंडे को हम यूज़ भी करने वाले हैं जब साइक्लिक प्रोसेस हम पढ़ने वाले होंगे। डन। यहाँ पे और थोड़ा बहुत चीज़ें बात कर लेंगे कि स्पेसिफिक हीट कितना लगेगा, स्पेसिफिक हीट कितना लगने वाला है एडियाबैटिक प्रोसेस में, तो स्पेसिफिक हीट भी पता कर लेंगे। चलो, तो स्पेसिफिक हीट तो ये हमने पढ़ के रखा है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg सबस्टेंस बाई 1 डिग्री सेल्सियस। तो हीट इज इक्वल टू, यही था ना, MS डेल्टा T। अब देखो, अगर मैं चेंज इन हीट भी लिख दूँ क्या ही फ़र्क पड़ता है, सेम ही फंडा आएगा। अब देखो,
जो एडियाबैटिक प्रोसेस करते हैं, क्या हम हीट को चेंज कर रहे होते हैं? हीट कंटेंट सेम रखते हैं ना, मतलब ये ज़ीरो हो गया। तो अगर इसी को अगर मैं डालूँ इस डेल्टा क्यू की जगह मैं ज़ीरो डालूँ तो ज़ीरो इज इक्वल टू एम स्पेसिफिक हीट डेल्टा टी। तो यहाँ से मेरा स्पेसिफिक हीट कितना आएगा? ज़ीरो अपॉन एम डेल्टा टी। इसका मतलब क्या आएगा? ज़ीरो ही आएगा। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, अब जब ये ज़ीरो आया ना, अब जब ये ज़ीरो आया इसका मतलब क्या होता है कि हमें इसको हीट करने के, इसे हमें हीट करने के लिए कुछ देना ही नहीं है, अपना आप हीट अप हो जाएगा। आइडिया मिला ना, कंप्रेस करेंगे तो हीट अप तो होना ही है, इसको हीट करने के लिए हमें कुछ नहीं देना है, अपना आप हीट हो जाएगा। ज़ीरो का मतलब वही होता है ना। इसका मतलब है इन एडियाबैटिक प्रोसेस विदाउट सप्लाई ऑफ हीट, इसे हीट का सप्लाई नहीं करना है, विदाउट सप्लाई ऑफ हीट इट कैन जनरेट हीट। आया समझ में? लेकिन आइसोथर्मल में क्या था, हम लोग उसको बैलेंस कर रहे थे, उसमें इन्फाइनाइट आ रहा था। क्यों? क्योंकि सारे हीट तो भाई कंडक्टिंग वॉल से बाहर निकल रहा था ना। जब सारे हीट बाहर ही निकल रहे हैं तो तुम कितना हीट दोगे उसको भाई? इन्फाइनाइट हीट देना होगा, तभी जाके वो कभी गर्म हो पाएगा, और जो होता नहीं है कभी। लेकिन इसमें क्या है, एडियाबैटिक में क्या है, वॉल आपका इंसुलेटिंग है, तो इसका मतलब है हम इसमें अपना आप गर्म हो जाता है, हमें इसमें हीट देने का ज़रूरत ही नहीं है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। डन। इसको नहीं हो मैं वीडियो के एंड में रिवाइज करवाऊंगा एक बार। आओ अभी इसका वर्क निकालते हैं। वर्क डन इन ए एडियाबैटिक प्रोसेस। सो वर्क डन इन ए एडियाबैटिक प्रोसेस। वर्क डन इन ए एडियाबैटिक प्रोसेस। तो मैंने आइसोथर्मल में दोनों ग्राफ बनाया था, इस बार मैं बस एक ही ग्राफ बनाता हूँ, आप उसी से समझ जाना, ठीक है। तो इसमें मैं बना रहा हूँ कंप्रेशन का ग्राफ। तो ये था हमारा P, ये हमारा V। मैं कंप्रेस कर रहा हूँ, नहीं एक्सपैंड करते हैं, चलो एक्सपेंशन अच्छा लगता है। तो एक्सपैंड कर रहे हैं मतलब वॉल्यूम को बढ़ा रहे हैं हम। तो ये हमने बना लिया वॉल्यूम, ये हम वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं। डन है? दिख रहा है ना कितने STP बनाया मैंने इस ग्राफ को, बहुत ही छोटे में बहुत ही ज़्यादा डाउन करवा दिया। तो ये मेरा क्या हो गया आपका एक्सपेंशन। डन। कौन सा एक्सपेंशन करवा रहा हूँ मैं? एडियाबैटिक एक्सपेंशन करवा रहा हूँ। डन। अब देखना इसमें इनिशियली मेरा वॉल्यूम क्या था? V1। फाइनली कहाँ पे जाके रुका? V2 में लिखा। अब यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें याद रखना होगा। जैसे हमारा देखो यार, कोई भी आइसोथर्मल में हमने देखा था PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। तो ये जो एडियाबैटिक प्रोसेस होता है ना, इसमें आपका PV का पावर स्पेसिफिक हीट ए कॉन्स्टेंट होता है। ये क्या होता है? कॉन्स्टेंट होता है। और ये जो कांस्टेंट है ना, ये आपका म्यू आर टी के बराबर ही होता है, मतलब एन आर टी के बराबर ही होता है। लेकिन यहाँ पे जो पी वी कांस्टेंट नहीं होता है, पी वी पावर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट होता है, और इन यहाँ म्यू आर टी के बराबर भी होता है। और मैं यहाँ कहीं इसको के भी यूज़ करूँगा सिंप्लीफिकेशन के लिए। तो ये हमें समझ आता है। ये कैसे आया, कहाँ से आया, ये हमारे 11th में नहीं है, हमें हायर स्टडी में करेंगे। जब आप इंजीनियरिंग कर रहे होंगे तो तब आप इसको पढ़ लोगे, ठीक है। फिलहाल आप याद रखोगे एडियाबैटिक, हम फिलहाल क्या याद रखेंगे, अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो उसमें पी वी कॉन्स्टेंट होता है, और अगर एडियाबैटिक प्रोसेस है तो उसमें क्या होता है? पी वी पावर गामा कांस्टेंट होता है। ये गामा क्या होता है आपका? ये होता है स्पेसिफिक हीट होता है। डन। और ये क्या होता है हमारा? सी पी वाई सी वी होता है, ठीक है। सी तो पता है ना, मोलर स्पेसिफिक हीट, मतलब मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। ये होता है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट। डन। इस ए म्यू आर टी के बराबर ही रहेगा, रियल गैस का लॉ है, और यहाँ पे के बराबर रहेगा। डन। यहाँ तक हमें समझ आया है। डन। तो यहाँ पे अगर एडियाबैटिक है तो पी वी पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट यूज़ करने वाले। वाई क्या होता है यहाँ पे? जो गामा है, गामा क्या है हमारा? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। डन। अब हमने लास्ट टाइम देखा था, हमने वर्क का फॉर्मूला निकाल लिया था फोर्स के टर्म पे, याद करो। तो फिर से कर लेते क्या? कर लेते हैं। तो प्रेशर इज क्या होता है? वर्क क्या था? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब जब मैंने फोर्स को प्रेशर के टर्म पे लिखा था तो प्रेशर इंटू एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट, एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डी वी के बराबर होता है। डन। तो यहाँ पे क्या था? हमें लिख देना वर्क पी डी वी होता है। अब इस केस में हम वॉल्यूम को कहाँ से कहाँ चेंज कर रहे हैं? V1 से V2 चेंज कर रहे थे, वॉल्यूम को V1 से V2 चेंज कर रहे थे। तो बस शुरू कर देते फिर। अब देखो, मैंने लास्ट टाइम भी जब डेरिवेशन करवाया था तो मैंने यहाँ पे कुछ एक कांस्टेंट टर्म माना था। तो अगर आपको याद होगा, क्या वो कांस्टेंट टर्म P इसके जैसा बनाने का मैंने ट्राई नहीं किया था? V पावर गामा, यहाँ डी वी बाई वी पावर गामा, ऐसे मैंने कुछ लिखा था। अब देखो उसके बाद मैंने क्या किया होगा, मैंने लास्ट टाइम जो किया था, मैंने इसको ऐड ऑन किया है यहाँ पे। डन। तो V1 बाई V2। अब P V पावर गामा, ये क्या होता है? कांस्टेंट होता है, जो कि म्यू आर टी मैंने मान के रखा है, मैंने नहीं मतलब बुक में मान के रखा है। तो डी वी बाई वी पावर गामा यहाँ पे बचेगा।
तो फाइनली मैं यहाँ से म्यू आर टी बाहर निकालूंगा, मेरे अंदर क्या बच जाएगा, v1 से v2 dv अपॉन v पावर गामा। अभी हमने पढ़ा है कोई भी चीज़ का पावर। अभी देखो इसको एक और स्टेप लिख ही लेते हैं। सो म्यू आर टी v1 टू v2, क्या मैं v को इसके ऊपर चढ़ाऊँगा। देखो यार, अगर कोई भी चीज़ 1/x होता है तो इसको x टू दी पावर -1 भी तो लिख सकते हैं ना। तो मैंने जस्ट ये जो v पावर गामा था उसको मैंने ऊपर उठाया तो माइनस में लिख दिया, और यहाँ बच गया dv। डन। और म्यू आर टी कॉन्स्टेंट है, म्यू मतलब क्या था, नंबर ऑफ मोल्स, आर गैस कॉन्स्टेंट, टी क्या है, टेम्परेचर। डन। तो ये सब मैंने बाहर निकाल दिया। अभी नहीं हो, टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है लेकिन बाद में कटने वाला है। डन। तो अब देखते रहो। तो हमने ये भी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पढ़ा है ना, कि इंटीग्रेशन का फॉर्मूला तो सबको आता होगा कि अगर आपके पास कोई ऐसा कोई चीज़ है तो एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका अगर हमें इंटीग्रेशन करना पड़े तो हम क्या लिख देते थे, एक्स पावर 2+1 डिवाइडेड बाई 2+1 लिखते हैं। सिमिलरली इसको भी यहाँ पे लगाएंगे। डन। इसके ऊपर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, म्यू आर टी, क्या बात है, क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा v टू दी पावर -1 -y + 1 दैट इज गामा, और यहाँ पे म्यू +1। डन। सेम फॉर्मूला लगाया हमने। एक्स स्क्वायर डी एक्स, अगर x टू दी पावर 2+1 है डिवाइडेड बाई 2+1 है तो यहाँ पे आपका स्क्वायर का जगह में क्या है, -y टाइप का है ना, तो -y + 1 एक बार कर दिया और एक बार -y + 1 नीचे। डन। ये हमने कर लिया। उसके बाद देखो मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ। म्यू आर टी, ये -y + 1 है, क्या मैं इसको 1 - गामा लिख दूँ, मतलब y मतलब गामा, ऐसा लिखा जा सकता है। और ये जो ऊपर का जो चीज़ बचा ना, क्या मैं इसको नीचे उतार दूँ, क्या मैं इसको नीचे उतार दूँ फटाफट। अगर मैं इसको नीचे उतारता तो क्या बचेगा, 1 y टू दी पावर, ये नीचे उतर रहा है, ठीक है। तो नीचे जब ये उतरेगा तो -y प्लस बन जाएगा, +1 माइनस, अभी देखो x टू दी पावर -1 है तो इसको जब नीचे लिखोगे क्या बन जाएगा, x टू दी पावर +1। उसी तरह इसको जब हम नीचे लिखेंगे तो ये नेगेटिव y क्या बन जाएगा आपका, पॉजिटिव y। अच्छा, ये आपका v, नेगेटिव y क्या बन जाएगा आपका, पॉजिटिव y, और ये +1 क्या बन जाएगा, मतलब +1 क्या बन जाएगा, -1। सो v1 टू v2। यहाँ तक हमें समझ आया। अब देखो फाइनली सब लिख देंगे, म्यू आर टी अपॉन 1 - गामा, और साथ में अभी कहाँ फाइनली कहाँ पे, v2 में, तो 1/v टू दी पावर y - 1। डन। पहले कहाँ था, v1 में था, 1/v2 ऑन टू दी, मतलब v1 y - 1। इतना हमें कर लिया। अब देखो इसका आगे का जो प्रोसेस है उसके लिए हमें कुछ कंसिडरेशन लेना होगा। अभी देखो हमने मान के रखा है, हमने क्या मान के रखा है, वी नो, हमें पता है कि p v पावर गामा क्या होता है आपका, कांस्टेंट होता है। अगर ये कांस्टेंट है तो मैं क्या बोल सकता हूँ, p1 v1 का पावर गामा भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो p2 v2 का पावर गामा भी क्या होगा, ये भी एक कांस्टेंट होगा, होगा कि नहीं, ये भी एक कांस्टेंट होगा। क्या मैं इसको k मान लूँ, एनी हाउ ये म्यू आर टी के भी बराबर है। इतना तो हमें समझ आता है। अब देखना मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ k में। सो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, इसमें आ रहा है ना, सो ऐसा मैं लिख सकता हूँ। अब देखो अगर मैंने ऐसा लिख दिया तो अगर मैं यहाँ पे लिखना शुरू करता हूँ अभी p1 v1 गामा, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख दूँ, p1 v1 गामा इज इक्वल टू k एक था, और एक क्या था हमारा p2 v2 का पावर गामा इज इक्वल टू k। थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं हम इसको। p1 देखना v1 का पावर अगर मैं इसको 1 लिख दूँ, देखना v1 का पावर 1 लिखा, तो यहाँ पे v1 के पावर अगर मैं गामा -1 इज इक्वल टू k लिखूँ, कोई प्रॉब्लम है क्या, यहाँ पे माइनस माइनस एनी इक्वेशन सेम है अभी भी। तो यहाँ से अगर मैं पता करूँ तो p1 v1 k को नीचे, इसका नीचे भेज दिया, इज इक्वल टू 1/v1 टू द पावर y - 1 लिखा जा सकता है। हाँ लिखा जा सकता है। तो ये एक पार्ट हो गया। सिमिलरली इसको भी करना है हमें। सो p2 थोड़ा फोकस से करना, गामा इज इक्वल टू k हमारे पास बचा था, इसको अगर थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे v2 की पावर 1, ठीक है, v टू दी पावर गामा -1 इज इक्वल टू k लिखेंगे, कोई प्रॉब्लम है नहीं है। तो p2 v2 बाई k इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई v टू दी पावर y - 1 लिख सकते हैं। हाँ आराम से लिख सकते हैं। डन। अब देखो अगर अब देखो यहाँ पे जो चीज़ आया था ना 1/v टू दी पावर y - 1, मैंने v टू दी, देखो ये जो चीज़ है क्या यही चीज़ है, वो दिख रहा है। और यहाँ पे जो चीज़ आया था क्या वो ये वाला चीज़ है, आया ना, अगर है तो क्या मैं इस इक्वेशन को भी मॉडिफाई कर दूँ,
इक्वेशन 1 लिखते सो फ्रॉम इक्वेशन 1, इसको अगर मैं हल्का सा मॉडिफाई करूँ तो मेरा जो वर्क का फॉर्मूला आया था म्यू आर टी 1 माइनस गामा इज इक्वल टू पी टू वी टू, देखो 1 बाई वी टू वाई माइनस 1, इसका वैल्यू कितना आया तुम्हारा पी टू वी टू अपॉन के माइनस 1 बाई वी वन वाई टू द पावर वाई माइनस 1, ये कितना आ गया हमारा पी वन वी वन बाई के, इतना आया। अब देखो इसमें से क्या के बाहर निकाल सकते हैं हम, म्यू आर टी के बाहर निकाल दिया 1 माइनस गामा, सो पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन बचता है मेरे पास। अब देखना यहाँ पे जो के में लिख रहा हूँ बार बार, वो के को मैंने पहले क्या बोल के रखा है, ये असल में म्यू आर टी के बराबर भी है ना, तो मैं इसको जब लिख दूंगा म्यू आर टी ये लिखा। अब ये जो मेरा के है ना, ये के किसके बराबर है, ये भी तो एक म्यू आर टी के बराबर ही है ना। यहाँ बचा 1 माइनस गामा और यहाँ बच गया पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन, ये सब कट गए। अब देखो हमें पता है कहीं ना कहीं पी वी इज इक्वल टू म्यू आर टी या फिर आपका एन आर टी, तो P1V1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल सेम रहेगा, जब इसको शुरू किया तब अगर 100 आइटम्स रहा होगा फाइनल भी 100 में आइटम्स ही है। गैस कांस्टेंट ए भी सेम है, लेकिन क्या टेम्परेचर में चेंज हो रहा है, हाँ हो रहा है। इनिशियली टेम्परेचर T1 था, फाइनली P2V2 म्यू मोल सेम ही रहेंगे जितने थे उतने। गैस कांस्टेंट ए भी सेम रहता है हमेशा। टेम्परेचर क्या होगा, फाइनली टेम्परेचर बढ़ गया होगा। तो अब मैं इसको यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ, तो मेरे पास फाइनली बचा गया 1 माइनस वाई P2V2, इसको क्या मैं लिख सकता हूँ म्यू आर टी टू। अब हो गया भाई P1V1, इसको क्या मैं लिख सकता हूँ म्यू आर T1। डन, ये वर्क है, ठीक है। तो वर्क फाइनली यहाँ से क्या निकल आएगा 1 माइनस म्यू आर कॉमन, तो म्यू आर को बाहर ही निकाल देते हैं, म्यू आर बाहर निकल गया, अंदर क्या बचेगा T2 माइनस T1। तो ये है हमारा वर्क का फॉर्मूला, किसमें, इन टर्म्स ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस। तो थोड़ा सा फोकस करके कर लेना, इजी वे में सारे स्टेप कवर कर दिया। आई होप आपको समझ आ गया होगा, मैंने मेरा बेस्ट ट्राई किया है, ठीक है। अब देखो चलो उसको रिवाइज कर लेते फटाफट। तो हमने शुरू कहाँ किया था एडियाबैटिक प्रोसेस में। तो एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, जिसमें हम लोग हीट को चेंज नहीं कर रहे होते हैं। फिर हमने समझा, हमने पिस्टन लिया क्योंकि पिस्टन से हमें प्यार है। तो पहले हमने कंप्रेशन देखा, हमने देखा अगर हम कंप्रेस करते हैं कोई चीज़ को तो उसका क्या होता है, वॉल्यूम कम हो जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है। और इस केस में जब कंप्रेस करेंगे तो हीट जनरेट होगा। अगर वो हीट, देखो पहले भी हीट उतना ही था सिस्टम के अंदर, लेकिन वो हीट क्या था, ज़्यादा वॉल्यूम में कवर्ड अप था, तो इसलिए हमें शो नहीं हो रहा था, इसलिए हम उसको इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर फील नहीं कर पा रहे थे। लेकिन वही हीट को जब हमने छोटा सा एरिया में रख दिया तो हम टेम्परेचर के मतलब तब हम टेम्परेचर को फील कर पा रहे थे। अब क्या हुआ, जब हमने कंप्रेस किया तो उसके अंदर टेम्परेचर बढ़ गया होगा। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा, हीट बाहर निकलना चाहता है, लेकिन हम चाहते हैं कि इसमें हीट बाहर ना निकले, एडियाबैटिक प्रोसेस है मतलब हीट चेंज ना हो। तो हमने क्या, कौन सा वॉल लिया, एडियाबैटिक वॉल लिया या फिर इंसुलेटर टाइप ऑफ वॉल लिया। फिर हमने एक्सपेंशन का भी सेम देखा, एक्सपेंशन जब करते हैं तो टेम्परेचर डाउन होता है। अब जब टेम्परेचर डाउन होता है तो बाहर से हीट अंदर घुसना चाहेगा, लेकिन हम इस केस में भी चाहते हैं कि आपका हीट अंदर ना आए, तो हमने कौन सा वॉल यूज़ किया, इंसुलेटर वॉल यूज़ किया। फिर हमने देख लिया कि इंसुलेटर वॉल यूज़ करते मतलब एडियाबैटिक वॉल यूज़ करते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस में। फिर हमने देखा है बहुत ही फास्ट प्रोसेस होता है। फिर हमने ग्राफ बनाया था एडियाबैटिक कंप्रेशन और एक्सपेंशन का। कंप्रेशन में क्या होता है, आपका वॉल्यूम कम हो रहा होता है, जैसे देखो पहले वॉल्यूम ज़्यादा था, फिर धीरे धीरे वॉल्यूम कम हो रहा था। एक्सपेंशन में क्या होता है, इसका उल्टा, पहले देखो एडियाबैटिक एक्सपेंशन में क्या होता है, पहले वॉल्यूम कम था, यहाँ पे वॉल्यूम कम है ना, उसके बाद धीरे धीरे वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया, तो एक्सपेंशन होता है। फिर हमने देखा कि एडियाबैटिक और आइसोथर्मल दोनों का ग्राफ सेम जैसा होता है, तो पता कैसे करेंगे कौन सा आइसोथर्मल है कौन सा एडियाबैटिक है। तो हमने देखा कि जो आइसोथर्मल होता है उसका स्लोप क्या होता है, थोड़ा सा कम होता है, लेकिन एडियाबैटिक का स्लोप बहुत ज़्यादा होता है, मतलब रैपिड डिक्लाइन होता है। तो हमने ये भी एक नोट में लिख लिया। फिर हमने पता किया स्पेसिफिक हीट कितना होता है, तो हमें पता चला कि इसमें हीट का चेंज ही नहीं होता है, तो हीट चेंज को जीरो रखा, तो हमने यहाँ से स्पेसिफिक हीट निकाला, जीरो आया। तो हमने बोल दिया एडियाबैटिक प्रोसेस में अगर आपको हीट अप करना है तो हीट देने का जरूरत नहीं है, खाली प्रोसेस कर दो, वो हीट अप अपना आप हो जाएगा। फिर हमने वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस निकाला, तो हमने वहाँ पे बात किया था जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस था तो उसमें PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट मानते थे, तो एडियाबैटिक प्रोसेस में PV पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट मानेंगे। एक कंप्लीटली इंजीनियरिंग में आपको पढ़ाया जाएगा कि इसको कैसे मतलब PV पावर गामा क्यों नाम मतलब मानते हैं। तो एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हमने म्यू RT भी माना क्योंकि PV के टर्म पे है ना, तो म्यू RT भी होगा और वो K के बराबर भी होगा। फिर Y इज इक्वल टू स्पेसिफिक हीट है जो CP/CV हमने बताया था, Y मतलब गामा जो स्पेसिफिक हीट का रेशियो होता है। अब देखो फिर हमने वर्क का फॉर्मूला निकाला, वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे फोर्स को प्रेशर के टर्म पे लिखा तो प्रेशर इनटू एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फिर बन गया P इंटू DX। तो फाइनली हमने वहाँ पे यहाँ पे प्रेशर इनटू मतलब एरिया इनटू DX, तो क्या हो गया, चेंज इन वॉल्यूम हो गया छोटा सा। तो हमने इसको डाला, हमने देखा हमने यहाँ पे V1 टू V1 मतलब V1 टू V2 चेंज कर रहे हैं, तो हमने इंटीग्रेशन डाला, तो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया, PV पावर गामा भी ऐड किया, डिवाइड बाई गामा भी किया,
तो फिर हमने यहाँ पे पी वी पावर गामा जो इसको म्यू आर टी के बराबर लिख सकते हैं उसको लिख दिया। फिर डी बी बाई वी पावर गामा रखें। हमने यहाँ पे देखा अगर कोई चीज़ 1/x है तो उसको हम लोग x टू दी पावर -1 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे x टू दी पावर 1 था, ऊपर जाके x टू दी पावर -1 हो गया। फिर हमने देखा म्यू आर टी को बाहर निकालने के बाद v1 टू v2 डी वी बाई वी पावर गामा बचा, म्यू आर टी को बाहर। अब देखो ये वी पावर जो -1 था, फिर हमने देखा अगर कोई चीज़ का इंटीग्रेशन करना है, अगर स्क्वायर टर्म पे लिखा है तो x टू दी पावर 2+1 डिवाइडेड बाई 2+1 खाली करना होता है हमें। डन। तो हमने देखा यहाँ पे क्या है, स्क्वायर तो नहीं है बट वी पावर -1 लिखा है, तो हमने इसको इंटीग्रेशन फॉर्मूले में बैठाया। बैठाने के बाद हमने यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया, जैसे इसके नीचे जो y -y+1 आया था इसको हमने थोड़ा सा शफल किया। ये जो +1 इसको पहले लिखा, -1 को बाद में लिखा, उसको ब्रैकेट से बाहर निकाल दिया, कांस्टेंट टर्म है। और इसके ऊपर में जो था ना हमारे पास v -y+1, तो इसको जब हमने नीचे भेजा तो ये माइनस जो y वाला टर्म था ये +y बन गया, और जो +1 वाला टर्म था वो -1 बन गया, और यहाँ पे v1 टू v2 रख दिया। फिर हमने यहाँ पे उसको फाइनल वैल्यू v2 बैठा दिया और यहाँ पे इनिशियल वैल्यू v1 बैठा दिया। डन। तो फिर ये वाला हमारे पास आ गया। फिर हमें पता था कि पी वी पावर गामा कांस्टेंट होता है, तो हमने बोला अगर ये कांस्टेंट है तो P1 V1 गामा भी कांस्टेंट, P2 V2 गामा भी कांस्टेंट, और ये कहीं ना कहीं k, और इसे को हम लोग म्यू आर टी तो लिख ही सकते हैं। फिर हमने यहाँ से इस कोरिलेशन को यूज़ किया कि P1 V1 अगर k के बराबर है तो कहीं ना कहीं हमारा P2 V2 P2 V2 के पावर y ये भी k के बराबर होगा। फिर हमने यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया, P1 V1 रखा, y टू दी पावर 1 y -1 v1 टू दी पावर y -1 किया। अब इसमें क्या हो गया, ये -1 आपस में कट गए, खाली v टू दी पावर y बचा जो फाइनल था। तो फिर हमने क्या किया, P1 V1 डिवाइडेड बाई k इजिकल टू 1/v1 टू दी पावर y -1 कर दिया यहाँ पे। सिमिलरली इसको भी वैसे ही किया, P2 V2 y इजिकल टू k था, उसको P2 v टू दी पावर 1 लिखा, v टू दी पावर y -1 लिख दिया। अब इसमें क्या है, मेन इक्वेशन तो वैसे ही रह गया बट थोड़ा सा चेंज हो गया ना, तो फिर हमने क्या कर दिया, P2 V2 बाई k किया और यहाँ पे इसको भेज दिया। तो फिर हमें यहाँ पे सीधा दिख रहा था कि ये जो रिलेशन है इसके साथ रिप्लेसेबल है, तो V2 बाई y टू दी पावर 1 को किससे रिप्लेस कर सकते हैं हम, इस चीज़ से, और V1 y टू दी पावर 1 y -1 को इससे रिप्लेस कर सकते हैं। तो जब हमने इसको रिप्लेस किया तो ये आ गया, इसमें से k बाहर निकाला, तो हमें पता है k कहीं ना कहीं क्या है, म्यू आर टी के बराबर ही है इस रिलेशन से, तो हमने म्यू आर टी वहाँ पे लिख दिया, k कट गया, यहाँ बचा P2 V2 माइनस P1 V1। अब हमें कहीं ना कहीं पता है कि पी वी इजिकल टू म्यू आर टी होता है, तो P1 V1 इजिकल टू म्यू आर T1, क्योंकि टेम्परेचर पर डायरेक्टली डिपेंडेंट है ना, कि यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स जितना हमने स्टार्टिंग में गैस लिया था उतना फाइनल भी रहेगा, आर तो गैस कांस्टेंट है वो चेंज ही नहीं होगा, और P2 V2 इजिकल टू म्यू आर T2 भी लिख सकते हैं। तो फाइनली मैंने P2 V2 के जगह में लिख दिया म्यू आर T2 और यहाँ पे म्यू आर T1। म्यू आर को मैंने कॉमन निकाला, अंदर क्या बच गया T2 माइनस T1 और नीचे 1 माइनस गामा। यही हमारा वर्क एडियाबेटिक प्रोसेस में। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। मैंने मतलब मेरा बेस्ट दिया है समझाने के लिए, थोड़ा ट्रिकी है बट मैंने बेस्ट ट्राई किया है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।